Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी पर, जहां पर आज हम चर्चा करेंगे 12th स्टैंडर्ड एसपी का सब्जेक्ट तीसरा चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स के एक नए मुद्दे के बारे में। ओके, डिस्कस कर लेते हैं कि ये आज का मुद्दा क्या है। ओके, कुछ चैप्टर्स से इस चैप्टर के कुछ लेक्चर्स से हमने इशू ऑफ शेयर्स किस तरह होना चाहिए, कितने तरीके के शेयर कैपिटल होते हैं, जो ये पीछे है और वो पहले लेक्चर में पूरी तरीके से डिस्कस्ड है कि नॉर्मल पब्लिक मैक्सिमम टाइम जो अपना पैसा डालती है वो जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसके लिए डालती है। ये सारा कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। इनफैक्ट मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, देयर आर 4 मेथड्स जहाँ पर आप आपके शेयर्स को बेच सकते हो। आप जनता जनार्दन पब्लिक को बेच सकते हो, आप एम्प्लॉयज़ को बेच सकते हो, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेच सकते हो, या आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। ये पूरी कहानी लास्ट टाइम तक हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम क्या सीखने वाले हैं? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कि एक बार पब्लिक अप्लाई कर लेती है, अर्जी दे देती है, उसके बाद में अलॉटमेंट किस तरह किया जाता है। ओके, ये आपको इस तरह समझना है कि आपने 10वीं पास कर लिया, उसके बाद में आपको 11th स्टैंडर्ड के लिए क्या एडमिशन चाहिए। तो ऑनलाइन जो एडमिशन होता है जहाँ पर आप अप्लाई करते हो, और उसके बाद में कोई ना कोई कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है। ये सब प्रूफ रहता है और आपको उसके बाद में आपके एडमिशन फीस देने पड़ते हैं। उसी तरीके से अलॉटमेंट किस तरह किया जाता है, और अलॉटमेंट जब किया जाता है 2 तरीके के कानून आपको याद रखने हैं। एक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, स्टैट्यूटरी का मतलब, एक स्टैट्यूट का मतलब एक कानून में दिया गया है, टस से मस आप नहीं हो सकते हैं। और दूसरा है जनरल प्रोविजंस या जनरल प्रिंसिपल्स। सबसे पहली बात, अलॉटमेंट होता क्या है भैया? जब कोई अप्लाई करता है उसके रिटर्न में हम उनको शेयर्स देते हैं, उसका मतलब अलॉटमेंट होता है। व्हेन अ कंपनी गिव शेयर्स टू एन एप्लीकेंट based on the application submitted, it is called as allotment of shares. Very importantly, सामने वाले ने अप्लाई किया, ऐसा नहीं था कि मैं चौराहे पे खड़ा रहा और बोला इधर आ 20 शेयर रख, इधर आ 30 शेयर रख। नहीं भैया, आपने पहले मुझसे पूछा और मैंने रिटर्न में आपको एक पॉजिटिव जवाब दिया, रखो भाई शेयर्स, उसको अलॉटमेंट कहते हैं। ये अलॉटमेंट सिंपल शब्दों में होता कैसे है? द कंपनी इशूज
प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। प्रोस्पेक्टस का मतलब है कि भाई कंपनी का एक इंट्रोडक्शन, ये कंपनी क्या करती है, कंपनी का नाम क्या है, पता क्या है, कंपनी के क्या इरादे हैं आने वाले फ्यूचर में, कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी। और आखिरकार एक एप्लीकेशन फॉर्म कि अगर आपको कंपनी हमारी पसंद आ गई है और अगर आपको हमारे शेयर्स को अप्लाई करना है, एप्लीकेशन का फॉर्म आप भर के हमको दे सकते हो, ताकि वो फॉर्म जो होता है ना वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है। उसके अंदर सेम इन्फॉर्मेशन अलग अलग लोगों से मांगा गया है, बट अलग अलग लोगों से वही इन्फॉर्मेशन, उनका नाम, पता, फाइनेंशियल बैकग्राउंड वगैरह वगैरह। सामने जो लोग रहते हैं जिनको हम एप्लीकेंट कहते हैं या सब्सक्राइबर्स कहते हैं, वो लोग फॉर्म भर के दे देते हैं और वो फॉर्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सोचने समझने के बाद में शेयर्स का अलॉटमेंट, क्योंकि एक रिटन रिक्वेस्ट आया है, कर देते हैं। उस प्रोसेस को सिंपल कहा जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। हाँ, कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि सबसे पहले कंपनीज एक्ट पुरानी थी और उसके बाद में उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस आए। सबसे बड़ा बदलाव आया 2013 में, जहाँ पर एक वर्जन 2 कंपनीज एक्ट का निकला। उसमें ये जो शेयर्स है इशू और उसका जो अलॉटमेंट है उसके बारे में क्या कहा गया है, फॉलोइंग कंपनीज, आने वाले ये कंपनीज हैव टू इशू शेयर्स या सिक्योरिटीज इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। मतलब पेपर में शेयर्स नहीं बेचने, डीमटेरियलाइज मतलब डिजिटल फॉर्म में बेचने हैं। कौन सी कंपनीज को डिजिटल फॉर्म में, डीमटेरियलाइज फॉर्म में शेयर्स बेचने पड़ते हैं? पहला, अगर वो कंपनी पब्लिक ऑफर 10 करोड़ से ज़्यादा का कर रही है, और ये काफ़ी कंपनीज का होता है। 10 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी जब भी ऑफर करते हैं शेयर्स, वो कभी 50, कभी 100, कभी 1,500 करोड़ का होता है, तो वो तो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही होना चाहिए। तो काफ़ी पेपर वर्क भी बच जाता है और क्योंकि ये डिजिटल है जल्दी जल्दी हो जाता है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज मतलब जिनका स्टॉक एक्सचेंज पे नाम नहीं है, फॉर इट्स न्यू इशू, अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है और वो एक नया इशू ऑफ शेयर्स लेकर आ रही है 10 सितंबर 2018 के बाद में, इन लोगों को डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही नए शेयर्स बेचने हैं। और सच आर द क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो कंपनीज एक्ट 2013 के नीचे दिए गए हैं कि ये वाले कैटेगरी के जो कंपनीज है वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही शेयर्स को बेचेंगे। कुछ इंफॉर्मेशन अलॉटमेंट के बारे में। अब हम स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की चर्चा करते हैं। मतलब क्या है, एक कंपनी या कंपनी को चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी ऐसा नहीं कह सकते मेरी मर्जी, मुझे जिसको शेयर्स देना है मैं दे सकता हूँ। नहीं जी, आपकी मर्जी नहीं है, कंपनी आपकी नहीं है, आप सिर्फ एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो। कंपनी आगे किस दिशा में जाती है, जिस दिशा में रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं, क्योंकि रेजोल्यूशन कंपनी को एक डायरेक्शन देते हैं। कुछ चीज़ें स्टैट्यूटरी जो कंपनी को अपने दिमाग में रखना है और उसका पालन करना है। पहला, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस कंपनी का एक इंट्रोडक्शन होता है कि भैया ये जो हम शेयर्स बेच रहे हैं, ये इसके पीछे थिंकिंग क्या है, ये पैसों की ज़रूरत क्या है, कंपनी ने आज तक क्या किया है और आगे जाकर क्या करना है। ये प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर करना बहुत बहुत ज़रूरी है, किया है या दिया है। अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये ना कंपनीज का म्यूनसिपालिटी है, जैसे जब कोई पैदा होता है ना घर के अंदर, म्यूनसिपालिटी के पास में जाकर क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसी तरह इनके पास में जाकर प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसके ऊपर जो हस्ताक्षर होते हैं वो या तो प्रपोज डायरेक्टर्स का हो सकते हैं अगर एक नई कंपनी है, या जो मौजूदा डायरेक्टर है या उसका जो भी ऑथराइज्ड एडवोकेट है, वो इस रजिस्ट्रेशन, ये जो प्रोस्पेक्टस है, इसके ऊपर अपना सिग्नेचर कर सकता है, जिसके वजह से वो प्रोस्पेक्टस एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। दूसरा, एप्लीकेशन मनी। ओके, एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए। सेबी जिसने अलॉटमेंट के संबंध में काफ़ी कानून बनाए हैं, इनका ऐसा कहना था, सेबी है स्पेसिफाइड, ये पब्लिक कंपनीज के लिए, दैट दी एप्लीकेशन मनी मस्ट बी 25%। ये जो परसेंटेजेस है ना, आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये कहाँ ना कहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में डेफिनेटली आ जाता है। 25% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स। मतलब क्या है, अगर 50 रुपीज़ का एक शेयर है तो एप्लीकेशन का पैसा कम से कम 25% होना चाहिए, 12.5 होना चाहिए। अगर 100 रुपीज़ का शेयर है तो 25 रुपीज़ का कम से कम एप्लीकेशन का मनी होना चाहिए। और कंपनी ने जो बैंक अपॉइंट किया है
उस बैंक में ये एप्लीकेशन का जो पैसा है डिपॉजिट हो जाना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इसे क्या कहते हैं? जब कंपनी 1000 शेयर्स बेचती है, 10,000 शेयर्स बेचती है, 1 लाख शेयर्स बेचती है, कानून ऐसा बनाया गया है कि कम से कम उसमें से 90% शेयर्स बिक जाने चाहिए। अगर नहीं बिके तो क्या? तो जितने बेचे हैं उसका जो पैसा आया है वो लौटाना पड़ेगा। आई रिपीट माई सेल्फ, ये रूल ऐसा क्यों बनाया है? ताकि कंपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ले कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स बिक जाए। अगर कंपनी खुद से ये शेयर्स नहीं बेच सकती है तो वो अंडरराइटर को अपॉइंट करती है और अंडरराइटर ये कंफर्मेशन देते हैं अगर हम पब्लिक को ना बेच सके हम खुद खरीद लेंगे, बट 90% आपके शेयर्स ज़रूर बिक जाएंगे। तो उतना टेंशन ऑटोमेटिकली जो कंपनी है उनको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हुआ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसके बारे में जो कुछ नंबर्स आपको याद रखने हैं ये थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। इट मस्ट बी कलेक्टेड, ये क्या है? जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। आगे सेबी हैज स्टेटेड मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी 90% ऑफ द इशू। यूजुअली पॉइंट नंबर ए, व्हेन अ कंपनी डज नॉट कलेक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो पूरा पैसा लौटाया जाता है। और आगे इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट कलेक्टेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, जो समय दिया गया है, the entire amount received as application money should be returned within 15 days of the closure of issue। जो तारीख पे शेयर्स खरीदने का ऑप्शन बंद हो गया है उसके 15 दिनों के अंदर ये पूरी तरीके से जितने पैसे आपको मिले, क्योंकि आप 90% बेच नहीं पाए आपके शेयर्स, आपको रिटर्न करने पड़ते हैं। अगेन देयर आर डिफरेंट डेज and there are different percentages connected. All of these somewhere or the other are definitely going to be asked in your upcoming examination in maybe some of the other objectives. चौथा मुद्दा, closing of subscription list। सब्सक्राइब करना का मतलब है खरीदना, बट ये हमेशा के लिए थोड़ी चलता है। अगर एक पिक्चर रिलीज होती है थिएटर में तो हमेशा के लिए थोड़ी चलती है, कभी ना कभी तो पर्दे से निकल जाती है। सेबी का क्या कहना है? The subscription list must be kept open for at least 3 working days and not more than 10 working days। तो सेबी कहती है 3 से ज़्यादा दिन आप दे सकते हो, 10 से ज़्यादा दिन आप ना दो। ओके, और इसके बीच में वो जो लिस्ट है, वो जो ओपन विंडो है, उसको आप बंद कर लो। ओके, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, कि अलॉटमेंट कैसे, किस बिना पर किया जाता है? बड़ा सिंपल है जी। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विल बी ऑन द बेसिस which will be decided for each category of subscribers. Allotment will be as per the minimum application size as fixed by the company। अभी सब्सक्राइबर्स को अलग अलग कैटेगरी में बनाया जाता है, बांटा जाता है, और हर कैटेगरी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनको ये हक दिया गया है शेयर्स को अलॉट करने का, वो डिसाइड करते हैं इस कैटेगरी को हमको अलॉट करना है, कितना अलॉट करना है, इस कैटेगरी को हमको अलॉट नहीं करना है और उसका रीज़न क्या है। तो ये बेसिस और इसका पूरा जो राइट है हक अलॉट करने का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया है। 6, ओवर सब्सक्रिप्शन के मामले में क्या किया जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है? अगर कंपनी काफ़ी दमदार है, काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी नामचीन है, तो वो कंपनी के शेयर्स के लिए काफ़ी लोग धड़बड़ करते हैं, भागते हैं। मतलब कंपनी को देना है 3000 शेयर्स, 30,000 लोग डिमांड करते हैं, तो इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी बड़ी खुश है कि कंपनी बोलती है देखो हमारा कितना डिमांड है मार्केट में, बट अगर 3000 शेयर्स की जगह पे 30,000 लोग, तो कभी कभी कंपनी की भी नीयत चेंज हो सकती है। अरे यार, हम अगर ज़्यादा शेयर्स बेचते तो हमारे शेयर्स बिक जाते। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? बिल्कुल नहीं। जो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में दिया था कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स हम देने वाले हैं, इतने रेट पर अगर हम देने वाले हैं, वो जो भी वादा उन्होंने किया था वो वादे पे उनको टिका हुआ रहना चाहिए। वो एक्स्ट्रा शेयर्स को नहीं बेच सकते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के, जब डिमांड एकाएक बढ़ जाती है। 7वां, परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज। क्योंकि ये शेयर्स जो होते हैं लिस्टेड होते हैं, इसकी खरीदारी और बिक्री स्टॉक एक्सचेंज पे होनी है, तो इसके लिए परमिशन कोई ना कोई स्टॉक एक्सचेंज से पहले ही लिया जाता है और उसको प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया जाता है। आखिरकार अपॉइंटमेंट
देयर आर, कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारा काम नहीं करते हैं, सारा काम नहीं कर सकते हैं। तो कंपनी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग फंक्शंस को हैंडल करने के लिए अलग अलग एजेंसीज को अपॉइंट करते हैं। इसमें मैनेजर्स को अपॉइंट करना पड़ता है, इसमें अदर एजेंसीज को अपॉइंट करना पड़ता है जिसके अंदर कलेक्टिंग बैंक रहते हैं, अंडरराइटर्स कभी कभी रहते हैं, ब्रोकर्स कभी कभी रहते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंट्स करके रहते हैं, अलग अलग अलग। जब तक कंपनी के शेयर्स का एडवर्टाइजमेंट ना हो, पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि भैया ये कंपनी अपने शेयर्स बेचना चाहती है? तो देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस एंड वेरियस पीपल दैट आर अपॉइंटेड, जो जब अपना काम सही से करे तो सारा जो अलॉटमेंट का प्रोसेस है बराबर से फॉलो किया जा सकता है। अगर ये जो 8 पॉइंट है जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स से कनेक्टेड है स्टैट्यूटरी प्रोविजन से, तो आपको क्या याद रखना है? राम सी बोपा। आप मुझसे पूछोगे सर ये कौन है? ये एक शॉर्ट वर्ड है, किसी मिस्टर का नाम है, राम सी बोपा। एक्चुअली बोपा एक जगह है गुजरात के अंदर, वो तो कन्फर्म है, वो हकीकत है। बाकी ये सही या तो एक जिंदा इंसान नहीं है, बट आप याद रख लीजिए राम सी बोपा आपको किस तरह से मदद करेगी। ये 8 पॉइंट्स जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के साथ में कनेक्टेड है याद करने में। वेल, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्लीज याद रखना कि ये ऑर्डर में नहीं है, आपको ये ऑर्डर में याद रखना है, जहां पर अपॉइंटमेंट पहले आता है और खत्म होते होते, सॉरी, अपॉइंटमेंट ऑफ, ये बराबर ऑर्डर में है, मेरे भी दिमाग से निकल गया है। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस पहला होता है, एप्लीकेशन का कितना पैसा आना चाहिए, मिनिमम कितनी सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट कितने समय में ये स्टार्ट और बंद होना चाहिए, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या करना चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए, और अपॉइंटमेंट। राम सी बोपा will help you remember what the statutory provisions which are connected to allotment of shares. Besides statutory provisions, general principles होते हैं, जनरल चीजें जो आपको याद रखनी है। अच्छा, क्या याद रखना है? प्रॉपर अथॉरिटी, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हक है शेयर्स को अलॉट करने का, या तो जो कमिटी बिठाई गई है उनको हक है शेयर्स अलॉट करने का। दूसरा, अलॉटमेंट मस्ट बी मेड अगेंस्ट एप्लीकेशन। जी हाँ, आप के भाई ये मेरा साला है, ये मेरे ससुर है, ऐसा नहीं है, रिश्तेदारी नहीं चलती है। क्या उन्होंने अप्लाई किया है? अप्लाई किया है, उसी के बदली में आप उनको क्या दे सकते हो? शेयर्स अलॉट कर सकते हो। रीजनेबल टाइम, मतलब कब तक अलॉटमेंट हो जाना चाहिए? यार अलॉटमेंट किया 4 महीने निकल गए, पता ही नहीं है मिला है कि नहीं मिला है। नहीं जी, अलॉटमेंट शैल बी डन विद इन 60 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अलॉटमेंट 60 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अलॉटमेंट बराबर है जो कंडीशंस प्रोस्पेक्टस में लिखे गए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वही कंडीशंस पे अलॉटमेंट होना चाहिए। आप आखिरकार में एंड मोमेंट पे इसमें आनाकानी नहीं कर सकते हो, इसमें एडिशन डिलीशन नहीं कर सकते हो। नहीं यार, वो अभी थोड़ा ना कंडीशन बदल गया है, अभी ना थोड़ा मार्केट बदल गया है। नहीं, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, उसी कंडीशंस पे आपको अलॉटमेंट करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन, जी अलॉटमेंट कर दिया है तो बोलो तो सही शेयर होल्डर को कि आपके नाम में इतने शेयर्स अलॉट किए गए हैं। कंपनी हैज टू इन्फॉर्म द एप्लीकेंट दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स हैव बीन अलॉटेड बाय सेंडिंग अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट, या तो अलॉटमेंट एडवाइस उसको कहा जाता है। एंड लास्ट, अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रावेंशन, मतलब गोइंग अगेंस्ट, वायलेशन ऑफ एनी लॉ। अगर कोई भी कानून है जो बोलता है ऐसा ना कर वैसा ना कर अलॉटमेंट के कनेक्शन में, तो अलॉटमेंट उस कानून के खिलाफ नहीं जा सकता है। जैसे अलॉटमेंट के बारे में एक मुद्दा है कि माइनर को शेयर्स नहीं बेचे जा सकते हैं। सही बात है। तो अगर शेयर्स नॉट गलती से या जानबूझकर माइनर को बेचे गए तो वो अलॉटमेंट जो है वो खारिज हो जाती है, वो क्या हो जाता है? इनवैलिड हो जाता है। अगर सारे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस निभाए गए, फॉलो किए गए, जनरल प्रिंसिपल्स फॉलो किए गए, तो ये एक रेगुलर अलॉटमेंट होता है। एक भी चीज के अंदर आनाकानी हो गई, जहां पे 25% था नहीं, 90% था नहीं, 3 दिन थे, 7 दिन थे, 10 दिन थे, अरे आपने ये फॉलो नहीं किया, तो यहाँ पे कोई ना कोई चालबाजी हुई है। तो कंपनी बोलती है या सेबी कहती है भैया ये एक इर्रेगुलर अलॉटमेंट है, ये इनवैलिड है, कंपनी ने जितना पैसा खर्चा किया था सारा कुछ डूब जाएगा। इसके लिए कंपनी को बहुत बहुत
ख्याल से, बहुत बहुत केयरफुली अलॉटमेंट के प्रोसीजर को देखना पड़ता है और ऑब्जर्व करना पड़ता है। जनरल प्रिंसिपल्स यदि आपको याद रखने हैं, आराम से याद रहेगी, क्योंकि व्हाट्सएप का इस्तेमाल हम सभी करते हैं और व्हाट्सएप पे ये जो फॉरवर्ड का काम है, खास करके यार मेरे को आंसर फॉरवर्ड किया, थोड़ा तुझको वो वाला आंसर मिला, वो वाला आंसर मिला, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करना, लॉन्ग क्लिक, कॉपी कैट, फॉरवर्ड करो। तो कितने लोग व्हाट्सएप के मैसेजेस आगे कार्बन कॉपी करके भेज देते हैं। आई कार्बन कॉपी पूरा मैसेज। तो जो हाईलाइटेड वर्ड्स है उससे आप जनरल प्रोविजंस याद रख सकते हो। कम्युनिकेशन, कॉन्ट्रवेंशन, प्रॉपर अथॉरिटी, ये ऑर्डर में नहीं है बट जनरल है तो चल जाएगा। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अलॉटमेंट, रीजनेबल टाइम, अलॉटमेंट मेड अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली। हमने एक कोडिंग आपको दिया है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के लिए और एक कोडिंग आपको दिया है हमने जनरल प्रिंसिपल्स के लिए। आई होप दोनों से आपको अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है वो याद रखने में आपकी हेल्प हो जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपसे अभी के लिए मैं अलविदा देता हूँ। जाते जाते जो पुरानी बातें हैं याद ज़रूर दिला दूंगा। अगर आप हमारे में यहाँ पे नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप पुराने छात्र हो, मित्र हो, तो कृपया करके दूसरों के साथ में इस लिंक को साझा कीजिए। जब भी इसका PDF रिलीज होगा टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म पे, डेफिनेटली दनादन दूसरों के साथ में शेयर कीजिए ताकि जितने बच्चे हैं उन सभी की हेल्प इन लेक्चर्स के द्वारा हो सके। अगर आपको जो एक्सप्लेनेशन है समझ आया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। कोई कंप्लेन है, कोई सजेशन है हमारे लिए, आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल उसके लिए ज़रूर करें। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखिए। बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। आपका दिन भला जाए, ऊपर वाले का आशीष आपके ऊपर हमेशा बना रहे। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।